गुड मॉर्निंग गाइज़, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज़ आज हम आरबीआई के बारे में बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। बैंक गाइज़, इंडिया के अंदर 2 टाइप्स के बैंक है। एक तो सेंट्रल बैंक जिसको आरबीआई कहते हैं, और दूसरा कमर्शियल बैंक, यानी इसमें जैसे एसबीआई, रीजनल रूरल बैंक, या फिर यूनाइटेड बैंक, या फिर बहुत सारे जो अदर्स बैंक हैं उसको शामिल किया जाता है इसमें। तो आइए आज हम आरबीआई के बारे में पहले बात करते हैं। तो आरबीआई 1926 में गाइस रॉयल कमीशन, जिसको कि हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं, ये आया। उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। और गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ से ही क्यों शुरू किया, तो मैं आपको बताती हूँ कि 1926 से पहले यानी कि 1921 के अंदर क्या हुआ कि बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों कमर्शियल बैंक थे और इनकी कैपिटल अच्छी थी, मतलब ये अच्छा काम करते थे। तो इनको मर्ज करके एक इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि एज ए ये सेंट्रल बैंक की तरह काम करते थे। हालांकि ये सेंट्रल बैंक थे नहीं, ये कमर्शियल बैंक थे, पर उस टाइम इन तीनों को मर्ज करके सेंट्रल बैंक की भूमिका के तौर पे काम करवाया जाता था। और इसी को इसी का नाम था उस टाइम के क्वासी सेंट्रल बैंक। तो इस बैंक ये जो तीनों बैंक को मर्ज करके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि बनाया गया। तो उस टाइम क्या था, ये आरबीआई के एज ए आरबीआई की तरह वर्क करते थे, पर जब भी ये इसको इसी वजह से इसका नाम क्वासी सेंट्रल बैंक रखा गया। और ये जब भी फाइनेंशियल पॉलिसी कोई भी फॉर्मेट तैयार करते थे, तो ये ज़्यादातर सेंट्रल जो बैंक तो थे, पर ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क करते थे वो करते थे कमर्शियल बैंक का। ठीक है गाइज, तो इस वजह से लोगों ने और उस टाइम की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि ये सही अपने एज ए सेंट्रल बैंक की तरह भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इसकी वजह से मतलब इसमें खामियां थी, वो ये खामियां थी कि ये कमर्शियल बैंक के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते थे वो करते थे। इसकी वजह से 1926 के अंदर रॉयल कमीशन, जिसको कि हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ये आया। और उस टाइम इसने एक बिल पेश किया 1927 में, बिल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि उस टाइम आपसी सहमति की वजह से या रीज़न की वजह से ये बिल पास नहीं हुआ और उसकी वजह से वो खारिज हो गया। और अगेन 1933 के अंदर क्या हुआ कि दोबारा बिल को इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उस टाइम ये बिल सहमति से पास हुआ। और उसके बाद गवर्नर जनरल से एसेंट मिला, यानी कि गवर्नर का इसमें हस्ताक्षर हुआ और ये बिल पास हो गया। जब ये बिल पास हुआ तो 1934 के में आरबीआई एक्ट बना, जो कि आरबीआई एक्ट बनने के बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई सेटअप हुआ, यानी आरबीआई एज ए सेंट्रल बैंक की तरह काम करने लगा। उस टाइम ये जो आरबीआई बैंक था वो प्राइवेट ओन था, यानी प्राइवेट लोगों का शेयर ज़्यादा था, यानी कि प्राइवेट, ये उस टाइम गवर्नमेंट का ये बैंक नहीं था और इसी वजह से इसको प्राइवेट ओन बैंक बोलते हैं, जिससे कि ये बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब 1935 में जब ये आरबीआई एज ए सेंट्रल बैंक बना, तो उसका जो मेन ऑफिस था, यानी जो सेंट्रल ऑफिस था, वो था कलकत्ता में। पर 1937 में जो इसका सेंट्रल ऑफिस परमानेंट इस्टेब्लिश हो गया मुंबई में। गाइज अब ये सेंट्रल ऑफिस का मतलब ये होता है कि वेयर गवर्नर सिट, यानी कि जहाँ गवर्नर बैठता है, एंड पॉलिसी आर फॉर्मुलेटेड, यानी कि जहाँ पे जो भी फाइनेंशियल पॉलिसी है उसको वहाँ पे फॉर्मुलेट किया जाता है, तैयार किया जाता है। और इसके बाद गाइज
1937 में बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, जो कि वो अब जापान का हिस्सा बन गया है, तो ये सेपरेट हो गया इंडिया से। यानी कि 1937 में ये जो म्यांमार है वो इंडिया से अलग हो गया। पर वो क्योंकि अलग होते ही जापान में ये नहीं मिला, तो उसके वजह से जो म्यांमार का जो एज ए सेंट्रल बैंक की जो भूमिका है वो हमारी जो आरबीआई है वो निभाती थी। यानी अप टू 1947 तक जो आरबीआई एज ए सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाती थी, जब तक कि जापान ने यानी जो म्यांमार को पूरी तरीके से उसको अक्वायर नहीं कर लिया। उसके बाद गाइस उसके बाद 19 यानी कि अप टू जून 1948 आरबीआई एज ए भूमिका निभाता था आपका पाकिस्तान का। अप टू जून 1948 आरबीआई सर्व एज ए सेंट्रल बैंक। जैसे कि आपको मालूम हुआ कि 14 अगस्त यानी 14 अगस्त 1945 को पाकिस्तान है वो इंडिया से अलग हो गया। तो उस टाइम क्या था कि पाकिस्तान का कोई अपना सेंट्रल बैंक नहीं था, तो इसकी वजह से 47 में तो ये अलग हो गया था। पर जून 1948 तक, जब तक इसका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं बना, तब तक एज ए जो आरबीआई है वो पाकिस्तान के लिए भी एज ए सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाया। यानी कि पाकिस्तान का जैसे हमारे कंट्री में आरबीआई नाम है यानी कि सेंट्रल बैंक, उसी तरीके से पाकिस्तान में आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो जून 1948 तक आरबीआई एज ए सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाया पाकिस्तान के लिए। फिर 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज हुआ, यानी कि आरबीआई एज ए गवर्नमेंट बैंक बन गया। यानी कि गवर्नमेंट जो शेयर्स थे वो प्राइवेट जो लोग थे उससे गवर्नमेंट के हाथों में शेयर आ गया, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको ख़रीद लिया। और नेशनलाइजेशन का मतलब आपको पता ही होगा कि जब प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेट को एज ए गवर्नमेंट में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको नेशनलाइज बोलते हैं। तो 1 अप्रैल 1935 को सेंट्रल बैंक जो कि इस्टेब्लिश हुआ था, उस टाइम जो शेयर्स थे, जो शेयर होल्डर्स बैंक था, यानी कि इसका मतलब है कि उस टाइम जो ये आरबीआई बना था उस टाइम कैपिटल जो थी आरबीआई की वो 5 करोड़ थी, जिसमें कि 5 लाख फुली पेड अप शेयर थे। और जो एक शेयर था वो था आपका जो एक शेयर था, जो मैंने अभी आपको बोला कि ये दोबारा से मैं एक बार और बताती हूँ कि 1 अप्रैल 1935 को सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश एज ए शेयर होल्डर्स बैंक। यानी उस टाइम जो इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम शेयर होल्डर्स यानी जो प्राइवेट लोग थे उनका शेयर ज़्यादा था उस बैंक में। और जो शुरू हुआ था उस टाइम कैपिटल कितनी थी आरबीआई की? 5 करोड़, जिसमें कि 5 लाख फुली पेड अप शेयर थे और ₹100 ईच यानी कि 100 रुपये का एक था। यानी कि 5 लाख शेयर और एक शेयर 100 रुपये का, तो ये आपका हो गया 5 करोड़, यानी कि 7 0। और जो कि 1 जनवरी 1949 को गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो ये 100 रुपये का जो शेयर है उसने 116 रुपये में प्राइवेट जो भी इसके शेयर होल्डर थे उससे परचेज़ कर लिया। और इस तरीके से जो 1949 में गवर्नमेंट का ये एज ए गवर्नमेंट के हाथों में आ गया, यानी कि ये नेशनलाइज्ड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा थोड़ा सा भी तो थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।